आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टॉपिक अम्ल एसिड्स। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन या H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग अकार्बनिक अम्ल इनऑर्गेनिक एसिड्स या खनिज अम्ल मिनरल एसिड्स। दूसरा भाग कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड्स। अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल को संश्लेषित किया जाता है, यानी अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है। अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल। वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहता है तथा जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल, एक बार फिर से, वे पदार्थ या यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहता है तथा ये जलीय विलयन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन या H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अम्ल दिए गए हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं है। इस प्रकार के अम्लों को हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहते हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI हाइड्रोआयोडिक अम्ल, HCN हाइड्रोसायोनिक अम्ल, HN3 हाइड्रोएजोइक अम्ल। दूसरा प्रकार ऑक्सी अम्ल। वे पदार्थ या यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है तथा जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे पदार्थ या यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित रहता है तथा ये जलीय विलयन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन या H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अम्ल दिए गए हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। अतः इस प्रकार के अम्लों को ऑक्सी अम्ल कहते हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H3PO2 हाइपोफास्फोरस अम्ल, H3PO3 फास्फोरस अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल या ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल और ऑक्सी अम्ल दोनों को प्रयोगशाला में बनाया जाता है या संश्लेषित किया जाता है, जिसे अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल का दूसरा भाग कार्बनिक अम्ल कहलाता है। यह मुख्यतया 5 प्रकार का होता है। तो पहले कार्बनिक अम्ल, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? ये 2 रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और प्रयोगशाला में इसे संश्लेषित या बनाया
जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक अम्ल जो है 2 स्रोत हैं इसके कार्बनिक अम्ल के। पहला प्राकृतिक रूप से जो वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वनस्पतियों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। दूसरा जो स्रोत है वो लैब में संश्लेषित किया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक अम्ल मुख्यतया 5 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लूकोनिक अम्ल, यह अम्ल ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ग्लूकोज का फार्मूला CHOCHOH का होल 4 और CH2OH। अणुसूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह होता है, एक ग्लूकोज का फार्मूला है। और एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाए? OOH, COOH में कन्वर्ट हो जाए तो यह अम्ल बन जाता है। और इस अम्ल का जो नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है? ग्लूकोनिक अम्ल, जिसका फार्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH, ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। सेकेंड कार्बेमिक अम्ल, ये किससे प्राप्त होता है? ये फार्मिक अम्ल है, COOH फार्मिक अम्ल है। H फार्मिक अम्ल से इधर से H हटा देते हैं और NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। कौन सा ग्रुप? NH2 समूह जोड़ देते हैं। इस प्रकार के अम्ल को कार्बेमिक अम्ल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक अम्ल फर्स्ट ये किससे प्राप्त होता है? ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ये एक ही प्रकार का होता है ग्लूकोनिक अम्ल। कार्बेमिक अम्ल जो है फार्मिक अम्ल से प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला है NH2COOH। ये फार्मिक अम्ल से प्राप्त होता है, ये भी एक ही प्रकार का होता है। तीसरा कार्बोलिक अम्ल, जिसे फिनॉल कहते हैं, यह कोलतार से प्राप्त होता है, कोलतार का अम्ल भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है C6H5OH, कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल। तो ध्यान रखिएगा, C6H5OH ये भी एक ही होता है। तो ग्लूकोनिक अम्ल, कार्बेमिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। फोर्थ एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन C कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है, विटामिन C सामान्य नाम है। एक ही प्रकार का होता है, जिसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है, C6H8O6 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक अम्ल, कार्बेमिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, जिसे फिनॉल कहते हैं। चौथा जो है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन C कहते हैं। पांचवा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आगे पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक अम्ल जिसमें COOH समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? COOH समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो। कितने समूह उपस्थित हो? एक COOH समूह उपस्थित हो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCOOH फार्मिक अम्ल,
CH3COOH, एस्टिक अम्ल CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक अम्ल। ये 3 अम्ल हैं, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, जिसमें केवल एक COOH समूह उपस्थित हैं। इस प्रकार के अम्लों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, इन अम्लों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये 3 रूपों में पाए जाते हैं। वे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो तथा एक OH हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हो, ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रॉक्सी अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल। वे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह साथ ही साथ एक हैलो समूह जुड़ा हो, ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलो अम्ल कहते हैं। वे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह और साथ ही साथ एक NH2 समूह, एमिनो समूह जुड़ा हो, ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे CH3COOH है, एक H हटा देते हैं और NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। एक N और कौन सा NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। इस प्रकार के अम्ल को अमीनो अम्ल कहते हैं, जिसका नाम है ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल बहुत सारे होते हैं। तो अमीनो अम्ल का उदाहरण COOH समूह और NH2 समूह दोनों हैं। इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। सेकेंड, अगर CH3 से एक H हटा के Cl जोड़ देते हैं, CH2COOH कर देते हैं, तो हैलो समूह यानी क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। इसका नाम है क्लोरो एस्टिक अम्ल। इस प्रकार के अम्ल को हैलो अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? हैलो अम्ल कहते हैं। Cl की जगह पे F जोड़ देते हैं, CH2COOH, फ्लोरो एस्टिक अम्ल कहते हैं। ये भी कौन सा अम्ल कहलाएगा? हैलो अम्ल कहलाएगा। यदि 2 H और निकाल देते हैं तो Cl3CCOOH, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल। ये भी कौन सा अम्ल है? हैलो अम्ल है। तो ध्यान रखिएगा, हैलो अम्ल यदि एस्टिक अम्ल से एक H हटा के OH समूह जोड़ दें तो इस प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रॉक्सी अम्ल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है वह समझ में आया होगा। और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 रूप होते हैं, हाइड्रॉक्सी अम्ल, हैलो अम्ल और अमीनो अम्ल। समझ में आया होगा आप लोगों को। सेकेंड, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह जुड़े होते हैं। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह जुड़े होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें 2 समूह COOH जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की अम्ल को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं।
इस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो किसी वजह से पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। सेकेंड उदाहरण CH2 COOH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। यह कार्बनिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह उपस्थित हैं, इस प्रकार के अम्ल को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है सक्सिनिक अम्ल। क्या नाम है? सक्सिनिक अम्ल। तो ध्यान से देख लीजिए, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह विद्यमान होते हैं, साथ ही साथ 1 या 2 हाइड्रॉक्सी समूह विद्यमान होते हैं। ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रॉक्सी अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल। जैसे एक H हटा देते हैं सक्सिनिक अम्ल से और यहाँ पे OH समूह जोड़ देते हैं। कौन सा समूह जोड़ देते हैं? OH समूह जोड़ देते हैं। इस प्रकार के अम्ल को मैलिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? मैलिक अम्ल कहते हैं। और यह अम्ल जो है सेव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, यदि सक्सिनिक अम्ल से एक H यहाँ से हटा दें और एक OH समूह और जोड़ दें, इस अम्ल का नाम है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल, जो इमली में पाया जाता है। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसे टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। ध्यान से देखिए, टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रॉक्सी अम्ल के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ हाइड्रॉक्सी अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। थर्ड है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH COOH CH2 COOH। इस प्रकार के कार्बनिक अम्ल में 3 COOH समूह उपस्थित हैं। इस प्रकार के अम्ल को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 1 2 3 1 पे 2 पे 3 पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, तो इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह अम्ल ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। तो ध्यान से इसे देख लीजिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक रूप आता है जिसे हाइड्रॉक्सी अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी अम्ल। तो ये जो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ से H को हटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं OH समूह। कौन सा समूह? OH। इस अम्ल को सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, अमरूद, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिट्रिक अम्ल जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ या यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये सारे अम्ल जो हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं।
साथ में एक अम्ल और है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। एक अम्ल है कार्बोलिक, लिक शब्द है जिसका फार्मूला है C6H5OH। और एक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल जिसका फार्मूला है H2CO3। ये प्रकृति में स्थायी रूप से नहीं पाया जाता। जैसे ही अम्ल बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है, फिर ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तुरंत अपघटित हो जाता है। इस अम्ल को H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, लेकिन प्रकृति में स्थायी रूप से नहीं पाया जाता। जैसे ही अम्ल बनता है उस प्रकार जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल प्रकृति में स्थायी रूप से नहीं पाया जाता, इसलिए कार्बनिक अम्ल का उदाहरण नहीं है। यह अम्ल जो है अकार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और अम्ल के जो वर्गीकरण है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।